मैं डॉक्टर भूमिराज पटेल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महर्षि वाल्मीकि महाविद्यालय भवन प्रतापपुर। आज का मेरा जो ये वीडियो लेक्चर है, ये एमए फोर्थ सेम के बच्चों के लिए है। पब्लिक इकोनॉमिक्स पेपर थर्ड का है। यूनिट 5 से है ये। यूनिट 5 से है पब्लिक इकोनॉमिक्स एमए फोर्थ सेम के लिए। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, एनसीजी छत्तीसगढ़। तो इनके दो भाग हैं इसके अध्ययन के। ये पार्ट 1 में हम इसके बारे में देखेंगे, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, और पार्ट 2 में हम देखेंगे राजकोषीय पार्ट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय। इसको जानने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सी इन बातों पर चर्चा करें कि हम बजट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बजट कैसे बनता है और बजट के कितने प्रकार होते हैं। बजट जो है दो प्रकार होते हैं, बजट के दो प्रकार होते हैं जिनको दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो होता है सार्वजनिक आय और दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय को दो भागों में बांटा जाता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। बजट के दो प्रकार होते हैं, सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय को दो भागों में बांटा जाता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय को दो भागों में बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं कर राजस्व। कर राजस्व जिसमें होते हैं टैक्स, कर राजस्व जिसमें होता है टैक्स। टैक्स के संबंध में हम आपको बता सकते हैं कि सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए क्या लगाती है, कर लगाती है। ये आय पर कर लगा सकती है, आपके आमदनी पर कर लगा सकती है, उत्पादन पर कर लगा सकती है, जिससे करदाता को कर अदा करना होता है। तो इस कर के भी दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो होता है इसका भार जो है करदाता को स्वयं ही वहन करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, शेयर या दूसरी संपत्तियों से आय पर कर, प्रॉपर्टी पर कर, लाभांश और ब्याज, ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो है प्रमुख रूप से उत्पाद शुल्क, आयात एवं निर्यात किए जाने वाली वस्तु पर शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि बजट के दो प्रकार होते हैं, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय को दो भागों में बांटते हैं, राजस्व आय और पूंजीगत आय। और राजस्व आय को दो भागों में बांटते हैं, कर राजस्व एवं गैर कर आय। गैर कर आय को हम तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है शुल्क। शुल्क, गैर कर आय। शुल्क वह धन है जो किसी काम के बदले में दिया जाता है, जो किसी काम के बदले में दिया जाए उसे क्या कहते हैं, शुल्क कहते हैं। जैसे सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा ब्याज, इंटरेस्ट। ब्याज जो है उधार ली गई धनराशि के उपयोग के लिए भुगतान की गई राशि को ब्याज के रूप में जाना जाता है। अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो उसका उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके बदले में हम जो उसको एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो राशि हम भुगतान करते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। इसी तरह से लाभ या लाभांश तीसरा पार्ट है, लाभ या लाभांश। लाभांश क्या होता है, एक कंपनी अपने शेयर धारकों को अपने लाभ से बाहर भुगतान करती है। लाभ से बाहर भुगतान करती है, इसको कहते हैं लाभांश। और ये शुद्ध आय का हिस्सा होता है। निवेश शेयर होते हैं, डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ये लाभांश के उदाहरण हैं, लाभ एवं लाभांश के उदाहरण हैं। लाभ अगर किसी पूंजी पे लगाया जाए तो उससे प्राप्त होने वाले क्या होते हैं, प्रतिफल को भी लाभ कहते हैं। दूसरा होता है पूंजीगत आय, राजस्व आय और पूंजीगत आय। तो पूंजीगत आय में हम दो प्रकार से देखते हैं हम इसको, शुद्ध देशी ऋण और शुद्ध विदेशी ऋण। तो ऋण क्या होता है ये हम जान लेते हैं।
ऋण जो होता है खर्च की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, ऋण खर्च की आवश्यकता की पूर्ति हेतु लिया जाता है, उसे कहते हैं ऋण। सरकार के दो प्रकार के ऋण होते हैं। पहला होता है शुद्ध देशी ऋण। शुद्ध देशी ऋण वह ऋण है जो किसी से मांगा जाए या लिया जाता है, जो आंतरिक रूप से या जो देश के अंदर से मांगा जाता है या लिया जाता है, जो किसी देश के अंदर या उस देश की जनता अथवा बैंक आदि वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध देशी ऋण। जनता, बैंक या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध देशी ऋण। विदेशी ऋण क्या होता है? विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं, जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं, उसे कहते हैं विदेशी ऋण। जैसे कि WTO, IMF, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि क्या करती हैं? IMF जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, IMF क्या करते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि ऋण उपलब्ध कराती है। और भी अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि सरकारों को ऋण उपलब्ध कराती हैं। अब देखते हैं हम सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय के दो पार्ट हैं। पहला है राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। इन दोनों व्ययों को हम दो भागों में बांटते हैं। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इन दोनों व्ययों को हम दो भागों में बांटते हैं। राजस्व व्यय को दो भागों में बांटते हैं, योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय का मतलब ये होता है कि केंद्रीय योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसको क्या करते हैं? प्लानिंग किया जाता है, इसकी योजनाएं बनाई जाती हैं जिस पे हमको खर्च होता है। आगे हम इसको एक उदाहरण से देखते हैं। सबसे पहले देखिए राजस्व व्यय। सरकारी विभाग द्वारा सेवाओं के संचालन के लिए यह खर्च जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। जैसे उत्पादनकारी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, इससे उत्पादनकारी परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है, इसलिए ये कंज्यूमर आइटम में ही खर्च होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं उपभोगात्मक या अनुत्पादक व्यय भी कहते हैं। इसको उपभोगात्मक या अनुत्पादक व्यय भी कहते हैं। किसको? राजस्व व्यय को। इससे सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और न ही आय। राजस्व व्यय से सरकार की उत्पादन क्षमता भी नहीं बढ़ती और आय भी नहीं बढ़ती है। जैसे इसके राजस्व व्यय के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैं राजस्व व्यय के उदाहरण हैं पेंशन, वेतन आदि, इसके कुछ उदाहरण हैं। तो इसमें हम देखते हैं राजस्व व्यय में योजनागत व्यय। केंद्रीय योजनाओं को पूरा करने के लिए जो व्यय किया जाता है उसको क्या कहते हैं? योजनागत व्यय। यह केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली बजटीय सहायता तथा राज्यों के योजनाओं के संचालन हेतु केंद्रीय सहायता शामिल होती है। बजटीय सहायता सम्मिलित होती है एवं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती हैं उनकी सहायता के लिए व्यय किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? योजनागत व्यय कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा गैर योजनागत व्यय। ये हम देख रहे हैं सार्वजनिक व्यय के दो प्रकार होते हैं, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय के दो भाग होते हैं, योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय। तो हम देखते हैं दूसरा गैर योजनागत व्यय। सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी, और सरकार क्या करती है? अपने खर्चों के लिए क्या करती है? ऋण लेती है और उस ऋण के बदले में वो क्या उसको भुगतान करना पड़ता है? क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। ये गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। जनता को प्रदत्त विभिन्न प्रकार के अनुदान विभिन्न प्रकार के सब्सिडीज़ देती हैं, जैसे गैस की सब्सिडी और भी बहुत प्रकार की सब्सिडी देने पड़ते हैं, उर्वरकों में सब्सिडी देनी पड़ती है। ये सब गैर योजनागत व्यय के आते हैं। जितने भी प्रकार की सब्सिडियाँ हैं सब गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत और भी मदे हैं जो कि शासकीय कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन तथा पेंशन, ये भी गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रक्षा व्यय, सरकार और आम नागरिकों को सेवाओं प्रदान करने के लिए सामाजिक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय, यह भी व्यय किसके अंतर्गत आते हैं? गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में भी दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक तो होता है योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय। पूंजीगत व्यय के भी दो प्रकार होते हैं। पूंजीगत व्यय
सरकार की परिसंपत्तियों में, सरकार की एसेट्स में, परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है। सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है। जैसे किसी हम पुल का निर्माण करते हैं, सड़क का निर्माण करते हैं, कारखानों का निर्माण करते हैं, बांध बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, या गोदाम का निर्माण करते हैं, या व्यापार के लिए अपने वाहन का क्रय करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में लगेंगी, उसके लिए हम वाहन का क्रय करते हैं, तो यह भी किसके अंतर्गत आते हैं? गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आती हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं किसके अंतर्गत आती हैं? पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आती हैं। सरकार के द्वारा किए जाने वाला वह व्यय होता है जो भविष्य के लिए लाभ का सृजन करता है। पूंजीगत व्यय क्या होता है? यह भविष्य के लिए लाभ का सृजन करता है। पूंजीगत व्यय भविष्य के लिए लाभ का सृजन करता है, इसको हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि आप बजट को किस भागों में बांटते हैं? सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, और राजस्व आय और पूंजीगत आय, दो भागों में बांटते हैं। फिर उसके बाद सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसमें दो भाग होते हैं, योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय। पूंजीगत व्यय में के भी दो भाग होते हैं, योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय। पूंजीगत व्यय से क्या होता है? पूंजीगत व्यय से सरकार की परिसंपत्तियों में, एसेट्स में वृद्धि होती है। सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, उसको क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय कहते हैं उसको। योजनागत व्यय क्या होता है कि जो केंद्रीय योजनाओं के द्वारा जो भुगतान किया जाता है उसके लिए जो व्यय किया जाता है उसको योजनागत व्यय कहते हैं। गैर योजनागत व्यय जो होता है वो क्या? सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर जो ब्याज की अदायगी की जाती है उसको कहते हैं गैर योजनागत व्यय। अब हम इसके दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें कि सरकारी बजट को दो भागों में बांट देते हैं, आय एवं व्यय में, जिसके दो भाग होते हैं, योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय जो होता है एस्टीमेट होते हैं, विभिन्न मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसमें मोटे तौर पर वे सभी व्यय आते हैं जो विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं पर किया जाता है। अब हम देखते हैं गैर योजनागत व्यय के भी दो हिस्से होते हैं, गैर योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। गैर योजनागत राजस्व व्यय में वे व्यय आते हैं जैसे कि हम पूर्व में बता चुके, उनमें शामिल हैं ब्याज की अदायगी, सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों को वेतन की अदायगी, राज्य सरकारों को अनुदान, विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान, जो हम विदेशी सरकारों को भी जो अनुदान देते हैं वो गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में जो सम्मिलित होती हैं वो है सिक्योरिटी, रक्षा, पब्लिक इंटरप्राइजेस को दिए जाने वाले कर्ज, राज्यों एवं शासित प्रदेशों और विदेशी सरकार को दिए जाने वाले कर्ज भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब इसका पार्ट 2 हम देखते हैं जो कि हमारे यूनिट 5 का ही पार्ट है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FRBM के नाम से हम जानते हैं, FRBM एक्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा चीज़ इनको बारे में जान लें कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। इसे हम वित्तीय घाटे के नाम से भी जानते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा राजकोषीय घाटे का मतलब हुआ कि सरकार को ज़्यादा उधार की ज़रूरत होगी। ज़्यादा राजकोषीय घाटे का मतलब हुआ सरकार को ज़्यादा राजकोषीय उधार की ज़रूरत होगी। अगर उधारी बढ़ेगा तो ब्याज की अदायगी भी बढ़ेगी और सरकार जो है कर्ज के जंजाल में फंस सकती है, मतलब सरकार का क्या हो सकता है, कर्जों में फंस सकती है। और अगर RBI से अगर ये उधार लेता है तो RBI को नोटों की ज़्यादा छपाई करनी पड़ेगी, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक ज़्यादा नोट छपेंगे तो क्या होंगे, महंगाई भी बढ़ेगी। ये कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी विकास दर पर नकारात्मक असर डालती है। राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी जो हमारी ग्रोथ रेट है उसमें क्या करती है, नेगेटिव असर डालती है
और निवेश के माहौल को ये क्या करती है, खराब करती है, निवेश के माहौल को खराब करती है। अब देखते हैं हम दूसरा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो होता है यह एक प्रकार का सरकारी खर्च होता है, जो सरकार की आय से अधिक हो तो इसको क्या कहते हैं, आय से अधिक अगर खर्च हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को कहते हैं, राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटे को अच्छा नहीं माना जाता, राजस्व घाटे को अच्छा नहीं माना जाता। घाटा को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, टैक्स को बढ़ाती है, नया टैक्स ला सकती है या उधार ले सकती है। नया टैक्स लाएगी, टैक्स बढ़ाएगी, जिससे कि लोगों के ऊपर सीधा प्रभाव इसका पड़ता है। तीसरा हम देखते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा जो होता है ये वित्तीय घाटा या जिसको हम राजकोषीय घाटा और ब्याज अदायगी के अंतर को क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटे के आंकड़ों से इस बात का पता चलता है कि किसी भी सरकार के लिए ब्याज अदायगी एक बड़ा खर्च होता है। प्राथमिक घाटा से ही पता चलता है कि ब्याज अदायगी कितना बड़ा खर्च है। भारत में लगभग 100 रुपये में 18 रुपये सरकार के उधार पर ब्याज की अदायगी की जाती है। जिस तरह से कमाई से ज़्यादा खर्च करना किसी व्यक्ति की वित्तीय सेहत के लिए खतरनाक है, उसी तरह से किसी राज्य या देश का ज़्यादा खर्च करना उसे बर्बाद कर सकता है। यह कोई देश तय या प्लान के मुताबिक खर्च करता है। जब कोई देश तय या प्लान के मुताबिक कोई खर्च करता है तो उसे राजकीय अनुशासन कहा जाता है। तो हम FRBM एक्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। वैश्वीकरण के बाद सरकार के कर्ज में लगातार वृद्धि हो रही थी, अर्थात राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा था तथा राजकीय अनुशासन का पूर्ण प्रभाव देखा जा रहा था। कोई भी सरकार इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही थी और बढ़ते राजकोषीय घाटे के परिणाम भी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल दिख रहे थे। ऐसे में राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने, राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में FRBM एक्ट लाया गया। इस एक्ट के माध्यम से सरकार के लिए राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे से संबंधित कुछ लक्ष्य रखे गए, टारगेट रखे गए, जिन्हें सरकार को पूरा करने अनिवार्य थे। प्रत्येक सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि इन टारगेटों को, इस लक्ष्यों को पूर्ण करेंगे। भारत में राजकोषीय घाटे से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 2003 में FRBM एक्ट लाया गया। भारत में कब लाया गया? 2003 में FRBM एक्ट को लाया गया। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। राजस्व घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के मतलब GDP के 0.5% के अनुपात में प्रत्येक वर्ष कम करते हुए 2007-8 तक इसको क्या करना था? समाप्त करना था। GDP के अनुपात में इसको क्या करना था? समाप्त कर देना था। राजकोषीय घाटे को GDP के 0.3% के अनुपात में कम करते हुए 2007-8 तक 3% तक लाना था। राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक लाना था? 3% तक लाना था। सार्वजनिक तथा राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार द्वारा गारंटी प्रदान करने वाली की राशि सीमा तय कर दी गई। मतलब जो सरकार राज्य सरकारों को जो केंद्र की सरकार द्वारा जो गारंटी दी जाती थी उसकी भी एक लिमिट तय कर दिया गया। सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आपदा जैसी कुछ परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में RBI से उधार नहीं ले सकती थी। मतलब अब कोई भी लोकल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो RBI से उधार तभी ले सकती है जबकि क्या हो, कुछ विपत्ता आ जाए, जैसे अभी कोविड-19 आई हुई है ना, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई आपदा आती है तो उस समय ही क्या कर सकती है, ये RBI से उधार ले सकती है। किंतु कुछ इसके डिमेरिट्स भी रहे, किंतु सरकार की यह नीति आंतरिक और बाह्य समस्याओं के कारण पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। उदाहरण के लिए मानसून संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई तथा 2008 अकाल आ गया तथा 2008 में वैश्विक संकटों से यह नीति प्रभावित हुई। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था NKC समिति। इस समिति की कुछ सिफारिशें रहीं।
इसी संदर्भ में एनकेसी समिति ने मौजूदा कानूनों को समाप्त कर उसकी जगह नया कर्ज और राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाने की सिफारिश की। इसमें राजकोषीय घाटे को प्रति वर्ष निर्धारित करने के लिए 3 सदस्यीय राजकोषीय परिषद बनाने का सुझाव दिया गया। 3 सदस्यीय राजकोषीय परिषद बनाने का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के समय खतरा होने की स्थिति, राष्ट्रीय आपदा की स्थिति तथा कृषि उत्पादों के खराब होने पर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में फेरबदल की बात को स्वीकार किया गया। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में क्या किया गया? फेरबदल की बात को स्वीकार किया गया। इसके अलावा इस बात पर भी बल दिया गया कि राजकोषीय घाटा और विकास निर्धनता उन्मूलन के आंकड़े नहीं आने चाहिए। मतलब राजकोषीय घाटे को कंट्रोल में रखना है, लेकिन जो पावर्टी एलोकेशन जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बीच में ये आड़े नहीं आना चाहिए, इनके कारण ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सामान्य परिस्थिति में समिति के अनुसार भी 2023 तक राजकोषीय घाटे को कम कर 0.8% के स्तर पर लाने की बात 0.8% पर लाने की बात कही गई थी। अतः यह अधिनियम को प्रासंगिक बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ये एनकेसी समिति ने यह भी सुझाव दिया कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% पर ही रखना चाहिए। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% पर ही रखना चाहिए। 31 मार्च 2020 तक यह लक्ष्य बनाए रखना चाहिए। मतलब ये राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 3% ही रहेगा 31 मार्च 2020 तक। 2020-21 में इसे घटाकर कितना हो जाना चाहिए? 2.8% तक लाना चाहिए तथा 2023 तक इसे और कम करके कितना लाना चाहिए? 2.5% तक राजकोषीय घाटा होना चाहिए जीडीपी का। राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए? 2.5% तक पहुंचना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कुछ कह सकते हैं कि तकनीकी विशेषज्ञों के साथ साथ राजकोषीय परिषद की स्थापना करना उपयोगी होगा। प्रत्येक बजट की राजकोषीय स्थिरता को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। यह एफआरबीएम अधिनियम एक लंबी अवधि के तहत वित्तीय वर्ष के प्रेक्ष वक्र की कल्पना करने के लिए उपयोगी साबित होगा। इसके परिणाम स्वरूप इससे निश्चित रूप से संसदीय अंतर्दृष्टि की तीव्रता में सुधार होगा। इसे एक उपयोगात्मक सार्वजनिक बहस को भी बढ़ावा मिलेगा। अंत में हम ये कह सकते हैं कि आदर्श रूप में ये कहना उचित होगा कि एफआरबीएम अधिनियम को विभिन्न संख्याओं के साथ निर्धारित नहीं करना चाहिए। सरकार को यह कहा जाना चाहिए कि सरकार कर्ज जीडीपी अनुपात निहितार्थ और अधिक संख्या के निहितार्थ का एक स्पष्ट विश्लेषण पेश करे। मतलब कितना उनको कर्ज चाहिए उसका एक स्पष्ट क्या होना चाहिए? एक विजन होना चाहिए, व्यू होना चाहिए। सरकार से एक अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी पूछा जाना चाहिए, जैसे महंगाई और कम से कम हर 5 साल तक वित्तीय वर्ष प्रक्षेप वक्र के बारे में भी पूछा जाना चाहिए कि आपकी सरकार में महंगाई दर कितनी है 5 सालों में, ये बताएं। इससे लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अधिक स्पष्टता होगी, एक स्वस्थ बहस को भी हो सकेगी। तो ये हमारे कुछ आपको हम बताने का प्रयास किए। ये हमारा लेक्चर था यूनिट 5 के लिए था, M4 सेम के लिए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने हमको सुना और हमारे YouTube को देखा। अब हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम अगले यूनिट पे लाएंगे। धन्यवाद।